हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत ही आरंभिक तथा अविकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक कला नहीं होती तथा केंद्रक असंगठित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? यह बहुत ही प्रारंभिक, मतलब उसमें जो प्रारंभ की कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं होती है तो तथा अविकसित होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वह विकसित नहीं होती है, इनमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता, जिससे दोस्तों क्या होता है कि जो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है वह सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है। कोशिकांग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जिका तथा अन्य कलामय रचनाओं का अभाव होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं। तो एग्जाम पूछ सकता है कि ऐसे तीन ऐसे जीव का नाम बताओ या ऐसे सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो। तो विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल। प्रोकैरियोट के केंद्रक को प्रोकैरियोन अथवा न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसमें केंद्रक कला तथा सत्य गुणों का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष होता है। तो दोस्तों यह था प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यदि आपसे पूछ दिया तो क्या कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें दोस्तों केंद्रक कला नहीं पाया जाता, जिसमें केंद्रक असंगठित होता है और अविकसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रक पदार्थ और प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होते हैं। इनके कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःद्रव्य जालिका, गाल्जिका तथा अन्य रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में पाई जाती हैं। तो आप लोग इतना ही बताएंगे। आगे चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वह दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है पूर्ण रूप से विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित नहीं थी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित तथा सुव्यवस्थित केंद्रक तथा कोशिकांग होते हैं। गुणसूत्र अस्पष्ट होते तथा कोशिका विभाजन अप्रत्यक्ष समसूत्रण होता है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी वह कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी? विषाणु, जीवाणु और नीलहरित शैवाल में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है कहाँ पे पाई जाएगी? उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं सभी पौधे के जंतुओं में पाई जाएगी। पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। तो अब आप लोग यहाँ से उसका अंतर भी बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होता है जिसका केंद्रक जिसमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। ये इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, लवक तथा अंतर्द्रव्य जालिका आदि जो कलात्मक रचनाएं होती हैं वह नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल में पाई जाती हैं। तो इसे कहते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित तथा सुव्यवस्थित केंद्रक तथा कोशिकांग पाए जाते हैं। गुणसूत्र अस्पष्ट होते हैं तथा कोशिका विभाजन अप्रत्यक्ष होता है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका समझ गए होंगे। आगे देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। तो समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है? इसमें ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है यह केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में देखते हैं विभाजन से पहले विरामावस्था जिसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। विरामावस्था अपेक्षाकृत छोटी होती है। पूर्वावस्था छोटी होती है तथा इसमें उप अवस्थाएं नहीं होती है। अर्धसूत्री में क्या होता है? पूर्वावस्था लंबी होती है और इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन तथा डाइकाइनिन उप अवस्थाएं होती हैं।
समसूत्री विभाजन में देख रहे हैं, विरामावस्था से ही गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो जाते हैं तथा पूर्वावस्था के आरंभ से ही वे द्विसूत्र जैसे दिखाई देने लगते हैं। अर्धसूत्री में देखते हैं, गुणसूत्र लंबाई में विभाजित नहीं होते हैं और वे एकल धागेनुमा दिखाई देते हैं। अब देखते हैं समसूत्री में समजात गुणसूत्र युग्म नहीं बनाते। यह दोस्तों क्या करते हैं, पूर्वावस्था में सजात गुणसूत्र एक साथ आकर जोड़े बनाते हैं जिसे युगली कहते हैं। गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं और चतुस्तरावस्था भार विनिमय परिणाम स्वरूप गुणसूत्र कुछ निश्चित स्थानों पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। समसूत्री विभाजन में डीएनए संश्लेषण नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों डीएनए संश्लेषण होता है। तो यह था समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे कवक फंगस क्या होता है। कवक, कवक की खोज कैसे हुई, किस शब्द से हुई और कवक क्या होता है। तो कवक फंगस शब्द जो है, यह इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, जो कवक होता है इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इस फंगस से हुई है। इस फंगस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पंजिया, जिसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है स्पंजिया। इसका मतलब होता है हिंदी में मशरूम, जबकि इस भाषा दोस्तों जो है फंगस ग्रीक भाषा का शब्द है। दोस्तों सुनिएगा, आप लोग, ये गलत हो गया, इसको आप लोग मत देखिएगा। तो कवक की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इस फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्पंजिया होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है मशरूम। जबकि दोस्तों यह ग्रीक भाषा में फंगस शब्द की उत्पत्ति इस फंगोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पंज। तो दोस्तों यह था इसका इंट्रोडक्शन कि इसकी खोज कैसे हुई है। अब देखते हैं ये होता क्या है। तो कवक पर्णहरित रहित ससीम केंद्र की सूक्ष्मजीव होते हैं, जिनका शरीर खंडहीन खंडयुक्त तंतुओं का बना होता है, जिसे थैलस या काय कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन अथवा सेल्यूलोज की बनी होती है, जो परजीवी, मृतोपजीवी अथवा सहजीवी जीवन यापन करते हैं और बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों कवक क्या होता है, कवक पर्णहरित रहित, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है कवक में। ससीम केंद्र की मतलब दोस्तों यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। तो कवक पर्णहरित रहित यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं, जिनका शरीर खंडहीन या खंडयुक्त तंतुओं का बना होता है, जिसे थैलस या काय कहते हैं। काय मतलब दोस्तों काय कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन अथवा सेलुलोज की बनी हुई होती है, जो परजीवी, मृतोपजीवी अथवा सहजीवी जीवन यापन और बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। तो यह था कवक। आगे देखते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कुछ फलीदार चना, अरहर, उड़द आदि जो फलीदार पौधे होते हैं, दाल वाले दलहनी फसलों में उगाया जाता है। इन फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में कुछ सूक्ष्म जीवाणु सहजीवी के रूप में निवास करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इन ग्रंथियों में स्थिर कर देते हैं। साथ ही बदले में इन पौधे से भोजन भी प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, राइजोबियम फास्फोली हो गया, राइजोबियम ट्राइफोली हो गया। दोस्तों ये सब दोस्तों क्या है, इनका नाम है किसका, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह स्थिरीकरण होता है जिसमें फलीदार पौधे की जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथियों में कुछ सूक्ष्म जीवाणु रहकर सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे राइजोबियम लिग्यूमिनेसियम, राइजोबियम फास्फोली, राइजोबियम ट्राइफोली। तो यह था उन जीवाणुओं का नाम। आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है, दूसरा है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यह क्या होता है, असहजीवी जीवाणु मृदा में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और सहजीवी नाइट्रोजन दलहनी फसलों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। यह सहजीवी जीवाणुओं की भांति किसी स्थान विशेष पर नहीं पाए जाते हैं
अपितु मृदा में किसी भी स्थान पर रहकर नाइट्रोजन को जमा करती हैं। ये सहजीवी जीवाणुओं की भांति किसी विशेष पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं करते हैं। असहजीवी जीवाणुओं द्वारा स्थिर की गई मात्रा का मृदा में ठीक प्रकार अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि असहजीवी जीवाणुओं द्वारा स्थिर की गई कुल मात्रा संपूर्ण नाइट्रोजन का अत्यंत अल्प भाग होता है। तो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है जो भूमि में रहकर या मृदा में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। यह सहजीवी नाइट्रोजन की भांति किसी विशेष पौधे पर नहीं पाया जाता। यह मृदा में किसी भी स्थान में रहकर नाइट्रोजन को स्थिर करता है या जमा करता है। इस सहजीवी जीवाणु की भांति किसी विशेष पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता है। असहजीवी जीवाणुओं द्वारा स्थिर की गई मात्रा का मृदा में ठीक प्रकार अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि असहजीवी जीवाणुओं द्वारा स्थिर की गई कुल मात्रा संपूर्ण नाइट्रोजन के अत्यंत अल्प भाग होती है। तो यह था असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन है शैवाल का आर्थिक महत्व बताइए। तो शैवाल का आर्थिक महत्व क्या है, तो उसको देखेंगे। पहला देखेंगे फूड मटेरियल के रूप में। तो संसार के विभिन्न देशों में शैवालों को भोज्य पदार्थों के रूप में लिया जाता है, जिससे दोस्तों उल्वा नामक सेल से सलाद बनाई जाती है। क्लोरेला नामक शैवाल से जापान में चावल, पेस्ट्री, आइसक्रीम तथा सैंडविच आदि चीजें बनाई जाती हैं। इसका यदि दवा के रूप में देखें महत्व, आर्थिक महत्व, तो कुछ शैवालों का द्वारा प्रतिजैविक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। यह क्रिस्टलीय होती है। इनके प्रयोग से ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, जैसे क्लोरेला, क्लोरेलेनिन, सॉरी दोस्तों, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन। तो ये था किसका नाम? ए है जीवाणु का नाम, जिसका मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है इसका कृषि में क्या महत्व है। तो जो शैवाल, इसका कृषि में क्या महत्व है? कृषि में शैवालों का बहुत ही महत्व है। ये शैवाल वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को मृदा में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिर कर देते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण या शैवाल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इनकी इंडस्ट्री में क्या महत्व है। तो जापान में शैवाल के द्वारा कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला में संवर्धन तैयार करने में एगार एगार का प्रयोग किया जाता है। शैवालों का प्रयोग कृत्रिम रेशे बनाने में भी किया जाता है। कुछ शैवालों का प्रयोग रसायनों के निर्माण में, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटोन आदि के लिए भी किया जाता है। और कुछ शैवालों का प्रयोग वार्निश तथा टूथपेस्ट आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। और कुछ शैवाल का प्रयोग साधारण अभिरंजन बनाने के लिए भी किया जाता है। सॉरी। तो यह था शैवाल का आर्थिक महत्व। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र सब बताया जाएगा। बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।